मतलब इतनी अच्छी नौकरी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हिमाचल में तो मौसम भी बहुत खूबसूरत है। तो ये बिहार में क्यों आप आ गए? आराम का जीवन छोड़कर, एक बड़ा कैरियर छोड़कर, उस कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी मातृभूमि पर आया हूँ। देखिए, जयप्रकाश जी इतना आसान नहीं है। बिहार की राजनीति में आपने देखा ही है कि यहाँ हर बात जाति से शुरू होती है। जैसे महात्मा गांधी के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, वही निर्णय मैंने लिया है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुश्किल नहीं लगता है क्योंकि आप जहाँ उस संघर्ष से निकल के यहाँ पर आए हैं, यहाँ वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपको। मुझे तो डर है कहीं ये जंगल राज का आगाज तो नहीं है। आपकी नजर में नीतीश कुमार जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, लालू यादव, तेजस्वी यादव कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब मेरा सवाल थोड़ा तीखा है। प्रशांत किशोर को आप कृष्ण की भूमिका में दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं एक सिपाही हूँ, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। बिहारी मतलब कि इलिटरेट है, डिस्कर्टियस है, साफ कपड़ा नहीं पहनता है, इल मैनर्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पियो भारत। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हम करवाने जा रहे हैं जो बिहार बदलने आए हैं प्रशांत किशोर के साथ। दरअसल हिमाचल में इन्होंने बहुत काम किया, उत्तर प्रदेश में भी तमाम सेवाएं दी और ऐसी सेवाएं दी जिसकी वजह से बिहार का नाम भी हिमाचल और यूपी में रोशन हुआ। अब बिहार में अपनी धरती में कदम रखा है तो क्या बदलाव करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं बिहार में क्योंकि हिमाचल और यूपी वाला एटमॉस्फेयर इनको नहीं मिलेगा। तो ज्यादा बातचीत करते हैं आपसे और आपसे ही जान लेते हैं जेपी जी, चूंकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, छपरा के आप रहने वाले हैं, तो शुरुआत यहीं से करेंगे। क्या इरादा था मन में? मतलब इतनी अच्छी नौकरी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हिमाचल में तो मौसम भी बहुत खूबसूरत है, तो ये बिहार में क्यों आप आ गए? यहाँ की तो टूटी हुई सड़कें, मौसम भी कितना खराब रहता है, बारिश में पानी भरा रहता है, यहाँ क्यों आए आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक बिहार आने की बात है, आपके पहले प्रश्न का मैं उत्तर दूं, मुझे याद आ रहा है प्रकरण जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर लिए थे और लंका सोने की थी, आपको याद ही है, मालूम ही है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्यों ना सोने की लंका को अयोध्या गणराज्य में मिला लिया जाए। तो भगवान राम ने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। तो चाहे दूसरा जगह कितना भी सुंदर हो, प्यारा हो, मातृभूमि से प्यारा कुछ नहीं होता। माता और मातृभूमि सबसे बड़ी चीज होती है। सो मैं आराम का जीवन छोड़कर, एक बड़ा कैरियर छोड़कर, उस कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी मातृभूमि पर आया हूँ। अब से मेरी मातृभूमि ही मेरी कर्म भूमि होगी और इसलिए मुझे कोई इसका अफसोस नहीं है। और बिहार बदहाली के दौर से गुजर रहा है, इसलिए जब प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति बिहार की पीड़ा को संजोए हुए बिहार बदलने का मुहिम शुरू कर रहा हो, तो मेरे जैसा व्यक्ति जिसका नाम भी उसके पूर्वजों ने जयप्रकाश रखा है और जिसके जयप्रकाश नाम के साथ त्याग और बलिदान जुड़ा है, तो कब तक मैं रुक सकता था। मैं भी उस बिहार की पीड़ा को जी रहा था और उसी पीड़ा से मैं आया हूं और उनकी मुहिम में शामिल हुआ। देखिए, जयप्रकाश जी इतना आसान नहीं है। बिहार की राजनीति में आपने देखा ही है कि यहाँ हर बात जाति से शुरू होती है। जाति के बिना तो यहाँ चाय की दुकान पर चर्चा नहीं होती है। तो आप प्रशांत किशोर की इस राजनीति से जुड़कर क्या नया करेंगे, ये बड़ा सवाल है क्योंकि बिहार की जनता को मनाना और समझाना इतना भी आसान नहीं है। देखिए, इतना आसान होता तो दूसरे नहीं कर लेते इसको, प्रशांत ही क्यों और जेपी सिंह ही क्यों। देखिए, जब लड़ाई कठिन होती है तभी जीत बड़ी होती है। तो मैंने देखा कि प्रशांत किशोर में वो जो जुनून है, जो जज्बा है, जो जिद है, उन्होंने अभी तक बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन यह एक नया अध्याय है उनके जीवन में भी। उन्होंने उनकी जो योग्यता है, जो अनुभव है, जो संसाधन है, सब कुछ को दाव पे लगा दिया है अपने बिहार को बदलने के लिए। मुझे लगा कि मुझे भी अपने शहर का कोई त्याग करना चाहिए, हम लोग उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, वही निर्णय मैंने लिया है, मुझे कोई अफसोस नहीं है और इसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं भी करूंगा।
बड़ा सवाल है कि देखिए आपके आसपास तो तमाम आला अधिकारी चलते रहे होंगे, पुलिस की एक टीम आपके साथ चलती थी, सब आपको सलाम बजाते चलते हैं। आज आप सड़कों पे निकलेंगे, धूल फाँकेंगे, पूरा दिन जो मेहनत करेंगे और आपको हो सकता है कि समय से खाना भी ना मिले जब आप इस चुनावी अभियान में लगे। मुश्किल नहीं लगता है क्योंकि आप जहाँ उस संघर्ष से निकल के यहाँ पर आए हैं, यहाँ वो सुविधाएँ नहीं मिलेंगी आपको। मन ऊब तो नहीं जाएगा? देखिए ऐसा है ना कि सर्विसेज में सुविधाएं तो होती है, एक रूटीन लाइफ होता है, लेकिन जब आपका संकल्प बड़ा हो तो आप चुनौतियों से झेल मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। मैं सुबह का नाश्ता किया हुआ हूँ, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरा लंच ब्रेक है, मेरा लंच ब्रेक है। मैं तो कुछ खाया ही नहीं हूँ सुबह से अभी तक, जहाँ जा रहा हूँ एक गिलास पानी मिल रहा है, बट चलता है। अभी शाम के 4 लगभग बज रहे हैं, आपने सिर्फ नाश्ता किया है। जी बिल्कुल, मैं तो मिलिट्री सर्विस के दौरान मैं जंगल वारफेयर किया हूँ, जंगल वारफेयर किया हूँ जहाँ पे 2-2 3-3 दिन भूखे रहकर भी सरवाइव करना होता है। मुझे वो सारा चीज़ जो हमारा ट्रेनिंग है वो काम आएगा। मैं 2-3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। थोड़ा मुझे चिंता होता है कि हमारे साथ जो गाड़ी में ड्राइवर हैं, ये है, वो है। तो अभी आपने देखा होगा जैसे ही मैं यहाँ उतरा, ड्राइवर को कुछ पैसा दिया, कुछ खा लो, अभी 10 मिनट के बाद यहाँ से निकलना है। मैं रात को भी डिनर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। मैंने अपने आप को ऐसे ढाला है। आप मतलब पूरी तरीके से तैयार हैं, फिट कर लिया है आपने खुद को बिहार को बदलने के लिए। चूँकि सेना का जो आपका अनुभव रहा है, आईपीएस अधिकारी के रूप में बड़े-बड़े पदों पर आप रहे हैं। बिहार में क्या कॉन्सेप्ट आप अपने स्तर पर लाएँगे? क्योंकि जो सेना का आपका अनुभव रहा है या अभी आईपीएस के रूप में जो आपने काम किया, पब्लिक की क्या दिक्कतें होती बहुत रूट से आप समझते हैं और वही दिक्कत आप बिहार में भी देखते होंगे, उससे ज़्यादा देखते होंगे। तो उसको रिज़ॉल्व करने का क्या सॉल्यूशन है आपके पास? देखिए पिछले 6 महीने तक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पलायन ही थी। इधर 3-4 महीने में क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ा है बिहार में। सो पलायन रोकने का एकमात्र तरीका है कि उद्योग लगें। उद्योग लगें, जब उद्योग लगेंगे तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। इसी तरह से तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत लोगों को सॉफ्ट लोन मिले, कम ब्याज पर लोन मिले, उसका टर्म्स एंड कंडीशन बहुत लिबरल हो, तो लोग स्वरोजगार भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे रोजगार सरकारी सिस्टम में तो मिल नहीं सकता। महिलाएं भी छोटे मोटे अपना कुटीर उद्योग करना चाहें वो सब कर सकती हैं, तो इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन इधर 3-4 महीने में जो जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि दूसरे राज्यों में इन्वेस्टमेंट समिट होता है। इन्वेस्टमेंट समिट होता है तो किसी राज्य में इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, 5 लाख का आता है, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट आता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतना खराब है कि बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़िए, जो लोग बिहार के हैं और जिनके पास सरप्लस पैसा है, जो उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी बिहार में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा आज का मुद्दा बन रहा है, जिस तरह से अपराध अनियंत्रित हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, मुझे तो डर है कहीं ये जंगल राज का आगाज तो नहीं है। क्या बिहार पुनः एक बार जंगल राज की तरफ दौड़ रहा है? ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इसलिए जन सुराज की प्राथमिकता में पलायन के साथ साथ विधि व्यवस्था बहाल करना भी होगा, और ये हम लोगों के लिए दोनों, विधि व्यवस्था और पलायन रोकना, दोनों मेजर चैलेंज होगा। देखिए, जब बिहार में समस्या है तो समस्या पैदा करने वाले लोग भी निशाने पर होने चाहिए। आपकी नज़र में नीतीश कुमार ज़िम्मेदार है, बीजेपी ज़िम्मेदार है, लालू यादव, तेजस्वी यादव कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? देखिए, अगर 90 से शुरू करें, बहुत पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। 90 से 2005 तक तो राजद का राज था और सब लोग उसको जंगल राज के नाम से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार के इतिहास में एक काला अध्याय टाइप ही है, तो उसमें गए बगैर हम 2005 से अगर देखें तो 2005 से 10 तक का पीरियड नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा था। सड़कें बनी, बिजली आया, कानून व्यवस्था की भी स्थिति ठीक हुई। लेकिन धीरे धीरे लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी नीतीश कुमार जी से, सुशासन बाबू भी कहलाए। लेकिन 10 के बाद से गिरावट शुरू हो गई और लगने लगा कि इसके बियॉन्ड क्या,
रोड और बिजली के अलावा भी तो बहुत चीज चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त होने लगी। और मैं तो गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं तो बोरा पर बैठ के पढ़ा हूँ। 10वीं तक मैं छपरा अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पार नहीं किया था। पहली बार 1981 में मैट्रिक पास करने के बाद पटना आया। लेकिन उस समय 81 की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी अच्छी स्थिति थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कि हम लोग यहीं से पढ़ के, तो पटना कॉलेज में पढ़ता था तो लोग सोचते थे कि IAS IPS बनेगा। साइंस कॉलेज में जो लोग पढ़ते थे लोग सोचते थे IIT जरूर करेगा, और करते थे लोग। लेकिन ये गिरावट 90 से शुरू हो गई। तो आज 2010 के बाद से, और एक चीज और बताऊं कि 90 में जो स्थिति थी, 90 से 95 या 2000 तक, वो फिर भी शिक्षा की स्थिति, अगर केवल शिक्षा को लिया जाए, कानून व्यवस्था को नहीं, केवल शिक्षा को लिया जाए, तो आज के नीतीश कुमार की व्यवस्था से बेहतर थी। नीतीश जी के 10 के बाद कम से कम इतनी तेज रफ्तार से शिक्षा में गिरावट हुई कि आज के बिहार के लड़के जो अच्छा कर रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं जो बिहार से बाहर जाके पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कोटा जाके तैयारी कर रहे हैं। जिनके पास वो साधन संसाधन नहीं है कि बिहार से बाहर जाके पढ़ें, वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपवाद को छोड़ दीजिए, तो रूल तो यही है कि आप बाहर से जाके पढ़ रहे हैं तभी अच्छा कर रहे हैं। मतलब अब रूट पर, जमीन पर जो काम होना चाहिए स्कूलों में वो नहीं दिखता है। बेसिक एजुकेशन हमारी दिखावे की रह गई है। जैसे अब नीतीश कुमार कितनी सारी योजनाएं लेकर आए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं लेकर आए, उनका आप असर नहीं मानते? नहीं, देखिए, कई जो है जन कल्याणकारी योजनाएं हुई है, कई अच्छे काम हुए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। और सटेनली 1990 से 2005 के से तो बेहतर ही काम हुआ है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितना बेहतर होगा, सवाल ये है कि दूसरे राज्य हमसे कितना आगे निकल गए, कितना बेहतर होना चाहिए था। हाँ, आप ये देखिए कि पिछले 25-30 साल में हम मान भी लें कि अच्छा काम हुआ है, तो भी भारत सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिहार तो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य तो है ना, कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेवार है ना। तो अगर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं और इस 20 साल में 1.5-2 साल को छोड़ दिया जाए, तो भाजपा समर्थित वो सरकार चला रहे हैं, जिसको आप डबल इंजन कहिए या मजबूत सरकार कहिए। डबल इंजन तो तभी से कहेंगे जब से मोदी जी आए हैं 2000। आपके हिसाब से मोदी जी का भी कोई खास सपोर्ट बिहार के लिए नहीं रहा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 14 से तो 11 साल तो इधर का तो सपोर्ट है ही है, बीच में 1-1.5 साल हटा दीजिए, और 2005 से लगातार 20 साल का शासन, जिसमें 10-11 साल तो भाजपा केंद्र में भी सरकार है। इसके बावजूद शिक्षा की व्यवस्था में, गरीबी उन्मूलन में, बेरोजगारी कम करने में और पलायन रोकने में कोई खास प्रगति नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार जी के साथ भाजपा को दोषी नहीं माना जाना चाहिए? सिंपल उत्तर है इसका, माना जाना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार जी दोष देते हैं, मान लीजिए कि जब भाजपा की सरकार नहीं होती है तो दोष देते हैं कि हमारे पास तो संसाधन नहीं है। अरे भाई, मढ़ौरा चीनी मिल बंद हो गया, चॉकलेट फैक्ट्री बंद हो गई, तमाम चीनी मिल बंद हो गए, डालमिया नगर की फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई। जो एग्जिस्टिंग उद्योग थे, जो वर्तमान में उद्योग थे, वो सब क्यों बंद हुए? उसको चालू करने के लिए आपको केंद्रीय सहायता की क्या जरूरत थी? ये सब बहानेबाजी है, और तरक्की के लिए डबल इंजन की सरकार होना जरूरी नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2014 से पहले 4 से और 14 तक देखा जाए तो 10 साल मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। इसी दौरान मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो सरकार तो अलग अलग थी, कोई डबल इंजन नहीं था। गुजरात तरक्की किया कि नहीं किया? मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने बहुत तरक्की किया, और वही मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, और डबल इंजन भी अब हो गई। 11 साल क्या बिहार तरक्की किया? आज बिहार अंतिम पायदान पे खड़ा है, कौन जिम्मेवार है इसका? आपने उनकी तीर से उन्हीं को निशाना लगा दिया। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, निशान नहीं, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप देखिए, विदेश नीति से लेकर और सेना सुरक्षा, देश की रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ, वो सब तमाम चीजें हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। बात हम बिहार की कर रहे हैं। बिहार के कॉन्सेप्ट में
भाई हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नीति आयोग के तमाम आंकड़ों के आधार पर बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार में कितना परसेंट ऑल इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन है? 5% भी नहीं है। देश में जितने उद्योग है उसका 5% भी बिहार में नहीं है। 3-1% के आसपास है। 3-1% के आसपास उद्योग है, ठीक है ना। बिहार में आप देखिए पर कैपिटल इनकम नेशनल इनकम से कितना कम है बिहार में पर कैपिटा इनकम। और जो पलायन है, ये पलायन खाली रोजगार के लिए नहीं है, शिक्षा के लिए भी पलायन है। आप उम्मीद करिए कि अपने गौरवशाली इतिहास पर हम लोग गर्व करते हैं, जहां पर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, नालंदा और विक्रमशिला। भारत विश्व गुरु माना जाता था, उसमें बिहार की अहम भूमिका थी। लेकिन वही भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर हो गया है कि रो रहा है, और भारत के लड़कों को वही बिहार इतनी शिक्षा व्यवस्था जर्जर हो रही है कि बिहार के बच्चे रो रहे हैं, और बिहार के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली और कोटा और कहाँ जा रहे हैं, और राजस्थान जा रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। कितनी दुर्दशा हो गई। बहुत शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है यहाँ पर। और ये देखिए कि इकोनॉमिक ड्रेन कितना हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया बिहार का जैसे गरीब राज्य का हर साल तो कोटा में जा रहा है। इतना गरीब बिहार क्या अफोर्ड कर सकता है? इसके अलावा देखिए दूसरी समस्या, शराबबंदी। भाई शराबबंदी है लेकिन शराब बंद नहीं है। जिस नीति को आप लागू नहीं कर सकते तो बनाना ही क्यों भाई? क्यों बनाना? इसकी वजह से 25 से 30 हजार करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन अगर 30 करोड़ मान लीजिए, तो 5 साल में 30 बजे 1.5 लाख करोड़ हुआ। अब पिछले अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, 9 साल प्लस हो गया, 9 साढ़े 9 साल हो गया। इसको अगर 10 साल करके कैलकुलेट करें तो सीधे 15 लाख करोड़ हो गया। 1-2 लाख घटा दीजिए, 1-2 लाख करोड़ घटा दीजिए तो 12 से 13 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस बिहार सरकार को उस निर्णय पे हुआ है जिसको शराबबंदी कहते हैं। और शराब भी बंद नहीं है। जिसको शराब कंज्यूम करना है, आप जाइए बाजार में, 3 गुना दाम पर मिल रहा है, वो भी स्पूरियस लीकर मिल रहा है, जिसको पीकर लोग मर रहे हैं। और हमारे सारण में ही आपको मालूम होगा बड़ी घटनाएं हुई है, सैकड़ों लोग मरे हैं, और महिलाएं विधवा हुई है, बच्चे अनाथ हुए हैं। और वो कैसे लोग मरे हैं? जो समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं। किस तरह की नीति बनाई जा रही है, किस तरह की दूरदर्शिता है, समझ में नहीं आ रही है। और सत्ता इकबाल से चलती है। इकबाल सरकार का खत्म हो गया है। पूरा पुलिस फोर्स शराबबंदी लागू करने में लगी हुई है। इसकी वजह से हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, और जंगल राज रिटर्न्स की स्थिति बनी हुई है बिहार में। बहुत बदहाली है, इसलिए जनता उब चुकी है। और अब जनता की सारी उम्मीदें जन सुराज से, जनता की उम्मीदें जन सुराज से हैं, क्योंकि जन सुराज नए कॉन्सेप्ट के साथ बिहार में आना चाहती है। अब आपका कॉन्सेप्ट कई बार प्रशांत किशोर जी ने कहा है, कई मंचों से कहा है कि बिहार में हम बदलाव लाएंगे, बिहार में शिक्षा पर काफी जोर देते हैं। और आपका तो बैग बस्ता मिला भी है, आपको चुनाव चिन्ह मिला है। तो ये बस्ता बैग क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा? मतलब मेरा सवाल थोड़ा तीखा है, क्योंकि आपको बहुत काम करना पड़ेगा। बिहार में आप चले जाइए गांव-गांव में, क्योंकि हम लोग जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो आप देखेंगे कि एक-एक घर में, परिवार में 10-10 लोग हैं, 20-20 लोग हैं, घर भी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आम सुविधाएं भी नहीं है। वहाँ शिक्षा के लिए बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, घर से कैसे निकलेगा? देखिए चुनौती तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनौती अगर बड़ी नहीं होती तो कोई दूसरा आदमी नहीं ये बीड़ा उठा लेता बिहार को बदलने का। बीड़ा उठाया है ऐसा आदमी जो गांव से निकलकर गांव की आज पीड़ा देख रहा है। यूएन तक काम किया है, अफ्रीका में काम किया है, अनेक लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में मदद किया है, देश के प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है जिस व्यक्ति ने। वो व्यक्ति छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसके पास योग्यता भी है, क्षमता भी है, अनुभव भी है, साधन संसाधन भी है। इसलिए ये बहुत बड़ा उन्होंने अपने लिए जिम्मेवारी ली है। तो उनमें वो सामर्थ्य है। आपको बताता हूं,
अकेले श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए महाभारत का युद्ध जिता दिया पांडवों को। उनकी सेना तो 7 ही लाख थी, 11-12 लाख सेना कौरवों की थी। श्री कृष्ण बिना हथियार उठाए पांडवों को जिता दिए। आज तो हमारे पास प्रशांत किशोर हैं। पांडव इसलिए जीते क्योंकि उनके पास कृष्ण थे। कौरव इसलिए हारे क्योंकि सेना बड़ी थी। भले भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और सारे लोग थे, उनके पास कृष्ण नहीं थे। प्रशांत किशोर को आप कृष्ण की भूमिका में दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, उस युद्ध में तो स्वयं श्री कृष्ण की जो सेना थी, जिसको नारायणी सेना बोलते हैं, वो भी दे दिए थे कौरवों को। उसके बाद भी बिना हथियार के पांडवों को जिता दिए। आज तो श्री कृष्ण भी हैं और श्री कृष्ण के साथ इनकी नारायणी सेना भी तैयार हो गई है, इसलिए जीत निश्चित है और जन स्वराज ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेस्ट विकल्प है। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? आप भी चुनाव लड़ने की तैयारियां तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि इतना सब कुछ छोड़ कर आए हैं। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहाँ बदलाव कर पाएंगे? देखिए, मैं तो मूलतः एक सैनिक आदमी हूँ। जैसे कहते हैं ना कि काले कम्बल पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता। मैं फौजी हूँ और उसके बाद फिर करके पुलिस में आया। तो मैं विश्वास करता हूँ अपने नेतृत्व पर। जब फौज में रहे तो, पुलिस में रहे तो अभी हमने जन स्वराज ज्वाइन किया है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय बाबू, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, सूत्रधार हैं अपने प्रशांत किशोर जी। इन लोगों ने तय करना है कि मेरी क्या भूमिका होगी। इन लोगों ने तय करना है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। जब लड़ना है तब प्रश्न उठेगा कि कहाँ से लड़ना है। अभी वो भूमिका तय नहीं हुई है। मैं एक सिपाही हूँ, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जेपी सिंह जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप बार बार पलायन की बात कर रहे हैं और सही बात भी है, बिहार से बहुत पलायन हुआ है। आप चूंकि हिमाचल में रहे तो बहुत सारे बिहारी जो लोग हैं हिमाचल में भी काम करते हुए देखे जाते हैं। आपने भी देखे होंगे किस कंडीशन में वो काम करते हैं, क्या दर्द उनका आपने देखा वहां पे? देखिए, हम तो जिलों में एसपी भी रहे हैं, उसके बाद हम 2 जगह आईजी भी रहे हैं। तो मेनली हम फील्ड अफसर ही रहे, हमेशा घूमना टहलना होता है। हिमाचल में आप किन्नौर तक चले जाइए, उसके बाद तो फिर उधर शुरू होता है लाहौल स्पीति, फिर JNK शुरू हो जाता है, लद्दाख शुरू हो जाता है। कहीं भी रोड पे काम हो रहा है, कहीं शहर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आते जाते कभी हम लोग सुनते हैं कि लोग भोजपुरी में बात कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, सड़कों पे काम कर रहे हैं, तो लग जाता है कि अपने यहाँ के लोग हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं जब अपना घर खाली कर रहा था तो सब आए हुए थे पैकिंग करने के लिए, तो आपस में भोजपुरी में बात कर रहे थे, भोजपुरी गाना बजा रहे थे। तो हम वाइफ से कहे कि यार भाई, की इनको सैलरी इनका तो अपना वो सब देगा, लेकिन लग रहा है कि अपने भोजपुरी स्पीकिंग लोग हैं, बिहार के हैं, यार इनको पानी वानी पिलाओ, जरा मिठाई उठाई खिलाओ इनको। तो हम पूछे तो सब कहे कि हम लोग चंपारण के हैं। अच्छा। इसी तरह से 1.5-2 साल पहले जो हमारे घर का रिपेयर वगैरह हो रहा था, तो वो भोजपुरी में बात कर रहे थे। तो हम कहे अरे भाई कहाँ के हुआ लोग? भाई ताले में भोजपुरी में बात करता रहा। सर हमने ये गोरिया कोठी के हैं सब। तो गोरिया कोठी के मुस्लिम्स थे, तो फिर उन लोगों को भी हम लोग अपना थोड़ा सा खास ख्याल रखे। इस तरह से जैसे बद्दी है, बद्दी आज इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बट बद्दी में सबसे बड़ी जो लेबर फोर्स है वो तो पूर्वांचल की है, और पूर्वांचल में भी सबसे ज़्यादा बिहार की है। तो जब मैं वहाँ जाता था बद्दी, तो हमको लोग मिलते थे। वहाँ पे 10 तरह का प्रॉब्लम है। एक तो बिहारी शब्द से लोग लोग इस्तेमाल करते हैं, बिहारी है। बिहारी मतलब कि इलिटरेट है, डिस्कर्टियस है, साफ कपड़ा नहीं पहनता है, इल मैनर्ड है, और चोरी कोई करे तो मर देंगे कि ये बिहारी ही चोरी कर रहा है। ये तो बहुत इस तरह की चीजें मैंने वहाँ पर महसूस किया और देखा कि हमारे लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी उनको हुई। इनकम कितना मिलता होगा? मतलब बिहार छोड़ के हिमाचल तक, किन्नौर तक चले जाते थे, पहाड़ी इलाके में कितना कमा लेते हैं? देखिए, जो तमाम जो ये ठेकेदार है ना, ये लोग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो समय समय पर रिवाइज होता है, वो आमतौर पे उतना ही देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं।
अब मुझे तो एक ऐसी घटना बद्दी में सुनने में आई कि मैं सुन के एकदम मेरा हृदय दहल गया कि एक छोटा परिवार, वहाँ पे हस्बैंड काम करता था और फिर उसको लोग निकालने लगे कि रिटेंचमेंट होता है, कई बार काम नहीं होता है, तो वो कहे कि हमारा परिवार कैसे करेगा, तो नहीं, हमको एक आदमी को निकालना है, या तो पति पत्नी दोनों एक ही सैलरी पे काम करो। वो बेचारे परिवार चलाने के लिए एक ही सैलरी पर दो लोग काम कर रहे थे, मतलब आधी सैलरी पर, और ये मजबूरी है, समझ लीजिए कि। और मुझे आश्चर्य होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कितना गर्व से कहते हैं कि हमें गर्व है कि बॉम्बे हमारी वजह से चल रहा है। जिस बात पर आपको माने चिंता होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए विवश हैं, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ के जाने पर विवश हैं, उसमें आप गर्व का अनुभव कर रहे हैं। कितना मूर्ख बना रहे हैं आप लोगों को। तो ये पलायन का दर्द, उनका बेटा जाता ना बाहर नौकरी के लिए, तब उनको पता चलता कि पलायन का दर्द क्या होता है। तो ना लालू जी के बेटे कभी बाहर निकले हैं, ना नीतीश कुमार के बाहर निकले हैं, तो मजदूरी का दर्द वो कहाँ से समझेंगे। खैर, एक और सवाल है, आपसे जरूर लेना चाहेंगे, चूंकि बातचीत में काफी चीजें निकल कर सामने आती हैं, और आप चूंकि मूल रूप से छपरा के रहने वाले हैं, और छपरा जो इलाका है, जो सारण का इलाका है, राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के बड़े चेहरे, लालू यादव हो, राबड़ी जी हो, या फिर तेजस्वी यादव हो, अब उनकी तो बहन रोहिणी आचार्य भी अभी चुनाव लड़ी थी लोकसभा का वहां से, तो पूरा का पूरा लालू परिवार एक तरह से गढ़ मानता है उसको अपना। बहुत चैलेंज है आपके लिए, वहां के लोगों के बीच में आप कैसे अपनी पैठ बनाएंगे, जनसुराज को कैसे लेके जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि गढ़ मानना और गढ़ होना दोनों में अंतर है। पिछले 3 बार से तो रूडी जी वहाँ के सांसद हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों बार आरजेडी वहां से हारी है, तो किस बात का गढ़। एक दूसरी बात कि डॉक्टर सी.एन. गुप्ता 2 बार से वहां छपरा के एमएलए हैं, तो जो सारण का मुख्यालय है छपरा, वो आरजेडी के पास है नहीं। सारण लोकसभा क्षेत्र 3 बार से नहीं है, तो ये तो भ्रम पाले हुए हैं कि हमारा गढ़ है। गढ़ तो है ही नहीं। जहां तक मेरी बात है वहां जाने की, तो मैं वहां जा नहीं रहा हूं। मैं तो अपनी जन्मभूमि पर वापस आया हूं। मेरी वो कर्म भूमि बनने जा रही है। मैं कोई वहां के लिए बाहरी थोड़े हूं। मैं तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपनी भूमि पर आया हूं। मुझे पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी वो पहचान का हिस्सा है। मैं वहीं का, सारण का ही पुत्र हूँ। और जहाँ तक और जो चुनौतियों की बात है, तमाम लोग हैं जो जानने वाले हैं, और तो वो हमें जानते हैं और जानते हैं कि ये तो जुझारू आदमी है, किसान का बेटा है, पढ़ने के लिए नहीं था। और आपको बताऊं कि 10th जब हम पास किए थे, तब हमें अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। अंग्रेजी को लेकर हमेशा बिहार के लोग बेचारे परेशान रहते हैं बाहर जाके, और आपको 10th तक नहीं आती थी। मुझे 10th तक नहीं आता था अंग्रेजी। और मुझे याद है जब पटना कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो पहले दिन मेरा क्लास था इंग्लिश का ही। अच्छा। और उस समय हमारी जो प्रोफेसर थी, महाश्वेता नारायण घोष मैडम थी, बंगाली थी। बंगाल के लोग और बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। महाश्वेता नारायण घोष ने आकर पढ़ाया, तो हमको पहले तो क्लास समझ में नहीं आया, एक शब्द नहीं समझ में आया। और क्लास के आखिर में अटेंडेंस लिया, तो मैं पूरे दौरान सोचा कि मेरा रोल नंबर बोला जाए, मैं यस मैडम कर लूं, वो भी मैं नहीं कर पाया। इतना तेज रफ्तार से वो अंग्रेजी में बोल रही थी। तो ये मेरा लेवल था अंग्रेजी का। और ये 81 की बात थी। और 99 में मैं यूपीएससी दिया, इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी दिया, और ऑल इंडिया 59th रैंक आया। तो हमारे लोग जानते हैं, सारण का कोई भी हो, जानते हैं कि भले ही गांव से निकला है, किसान का बेटा है, लेकिन जुझारू बहुत है। एक बार जो सोच लिया, उससे फिर हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। अब सामने जो भी होगा मुकाबला, देखा जाएगा।
चलिए, हमारे साथ अभी जेपी सिंह जी बात कर रहे थे और इन्होंने कहा जिस तरीके से कि मैं सिपाही हूँ और सिपाही की भूमिका में वापस बिहार में आया हूँ। जन्मभूमि इनकी बिहार रही और वापस से अपनी जन्मभूमि में आकर उसका कर्ज उतारना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। देखते हैं कि बिहार को बदलाव में कितना वक्त लगता है और आप लोग मेहनत करें, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दर्शकों, देखते हैं कि आप लोग इनका स्वागत कैसे करते हैं और किस अंदाज में करते हैं। बात आपकी करते हैं, भरोसा आपको करना है या नहीं करना है ये आप पर निर्भर करता है। खास खबर में इतना ही, बातचीत में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जेपी सिंह जी को लेकर, जनसुराज को लेकर जरूर रखिए। नमस्कार।